focus of Dr. Markande's lecture on what are the gynecological clinical cases to be treated in which way, so that your expenses will be saved off. Started from SmartNet, स्मार्ट से चालू कर दिया है, मैनेजमेंट तक जाना है। तो मैनेजमेंट जब अपन सीखना है तो इस मैनेजमेंट की जो चार बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट्स जो पिलर्स है वो अगर अपन देखें तो इसमें आज अपने सबसे ज्यादा हेल्थ के बारे में बहुत सोचा है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, then also we have discussed about TB, so these aspects we have covered, and even the blood sampling। ये हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी अपने जानकारी ली है। गायों के बारे में दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आहार, जिसको पशु पोषण बोलते हैं। ये बड़ा एक चीज है जिसपे पूरी गांव की जिम्मेदारी मैनेजमेंट होती है। तीसरी चीज जो है उसको पैदाश कहते हैं, और उसके साथ ही प्रजनन जुड़ा हुआ है। पैदाश और प्रजनन ये तीसरा अंग है, और ये सब चीज जब हम करते हैं तो आखिरी चीज रहती है, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। व्यवस्थापन, सुव्यवस्थापन, पशु सुव्यवस्थापन इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें उसकी पालन पोषण एक भाग, आरोग्य दूसरी भाग, पोषण तीसरी भाग, और पैदाश या प्रजनन ये चौथी। ये चार चीजों को लेके जो बनता है वो मैनेजमेंट है। और इसलिए योगी साहब ने इस संगोष्ठी का आयोजन ही ऐसा किया है कि ये मैनेजमेंट आपके साथ हर वक्त रहना चाहिए। यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, और जिसमें अपनी जो गैया है उसका पालन पोषण अच्छी तरह से होती है, उसके दो तीन चीजें मैं पहले बताऊंगा, और बाद में हम पैदाश और प्रजनन की तरफ चले जाएंगे। जब हमको विश्व निर्माता गो पैदाश गो भक्त बनना है, जागतिक स्तर के गो पैदाशकार बनना है, तो पहली बात यह है कि जहां हम अपनी गैया रखने वाले हैं वहां वो दिन भर 18 घंटे बैठनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक दिन में गैया 18 घंटे बैठनी चाहिए। अगर वो बैठ गई तो अपना भाग्य उठ गया है। अगर वो खड़ी ही रह गई तो हम बैठ गए। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब हमको सब अच्छी चीजें उनके पास से लेना है, हेल्दी उनको रखना है, तो जुगाड़ जिसको कहते हैं, जिसमें रुमिनेशन कहते हैं, वो 14 घंटे होना चाहिए। 14 घंटे दिन में कोई भी गैया संभव तो भारत वाली, उसमें 14 घंटे उसकी जुगाड़ होनी चाहिए। ये दोनों चीज जिसको आ गई वो नेशनल और ये इंटरनेशनल लेवल का ये जो है आदमी वो पैदाशकार हो गया। इसके बाद जैसे हम परसेंटेज में और स्टैटिस्टिकल देखेंगे, जितनी भी गैया रखी उसमें अपने पास 80% गैया की गाभिन होनी चाहिए। अगर हमको गो सेवक गो भक्ति करनी है तो 80% एनिमल्स ऑन एनी डे ऑफ द ईयर मस्ट बी प्रेग्नेंट। 100 गैया है तो 80 गैया अपनी गाभिन होनी चाहिए। 80 इट इज 80 एंड इसी के साथ ये आधा भाग है, ये आधा भाग है। उसी के साथ वो 100 गैया में से 80 गैया दूध में भी होनी चाहिए। उसमें 80 गैया दूध में भी होनी चाहिए। अगर ये स्टैटिस्टिक्स अपने गौशाला का अपने इसको लगाया तो अपना फार्म ये ई फार्म हो गया। ई काउ मैनेजमेंट जो है ये यहाँ है। ये जो मैंने 80% आपको स्टैटिस्टिक्स बताया उसकी और थोड़ी आगे वाली स्टेप बता दूंगा। 65% एनिमल्स, 65% काउस, 65 मस्ट बी प्रेग्नेंट एंड इन मिल्क। 65% गैया दूध में भी होनी चाहिए और गाभिन भी होनी चाहिए। 17.5% जो गैया है अपने पास वो सिर्फ गाभिन होनी चाहिए। इसका मतलब है उन्होंने उसका दूध तोड़ा है, वो गाभिन काल के आखिर के 2 महीने में है, इसलिए उसका दूध नहीं मिलता है। ये 7.5% है, और आखिरी जो है 17.5 वो है दूध वाली, जो जिसका दूध चालू हो गया और वो जन्मने के बाद के जो 2 महीने उसमें ये 17.5% गैया होनी चाहिए। ये जिसके फार्म को है उसने किसी से अपनी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए मेरी गैया जागतिक लेवल की, इंटरनेशनल स्टेटस की।
अगर ये करना है, ये रखना है, इस हिसाब से अपने को गैया रखना है, तो जब भी हम गोपालन करने वाले हैं उसमें अपना पूरा ध्यान जो भी गैया संभाली वो गाभिन रहने पर होना चाहिए। अगर गैया गाभिन नहीं हो गई तो गोमूत्र सेन के लिए वो बिल्कुल फायदेमंद रहेगी। लेकिन कहीं कहीं जो भी अपनी गलतियां हैं वो भी सामने आती रहेगी। गो भक्ति के साथ अच्छी गो पैदाश करना अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य। जो भी गैया अपने पास बन जाएगी, निर्माण हो जाएगी, तो नंबर का जब ये दुनिया का नंबर 1 नस्ल होना चाहिए। अब आज क्या है ये थोड़ा बात सुनेंगे। ये सुनने जैसी बात नहीं है, लिखने जैसे वाली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुनो क्या है आज। जो आज अपने देश में जितना भी गैया है 180-190 मिलियन काउज वी हैव। 180 दशलक्ष 190 दशलक्ष ये अपनी संख्या वाली है, ये संख्या वाली है, इतनी एनिमल्स अपने पास है। जब ये हम काउ की स्ट्रेंथ बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, उसमें 75% अलार्मिंग, मोस्ट अलार्मिंग 75% ऐसी पैदाशी है कि जिसमें एचएफ है, जर्सी है, गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, देवनी है, लाल कन्या है और क्या क्या है ये अपने बाप को भी पता नहीं है। इतना मिक्सचर उसमें बने वाला है कि ये एक जात की है ये अपन बोल नहीं सकते। उसके बाद 15% जानवर जो अपने पास आगे वाले हैं वो जानवर अपने पास क्रॉस ब्रेड पॉपुलेशन के हुए वाले, जिसमें हम कह सकते हैं ये एचएस क्रॉस ब्रेड है, ये जर्सी क्रॉस ब्रेड है, ये पैदाशी में हमने क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम चालू किया उसके बाद भी हुई वाली है। और जो भी भारत की शान है, जो 40 प्रजातियां अपने पास है गैयों की, उसकी टोटल मिला के अपने पास की पॉपुलेशन 10% है। 10% है। ये गिर बोलो, साहिवाल बोलो, कुछ भी बोलो, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि इसके बाद एक भी गलती करना आप अपने के लिए बहुत शर्मिंदा करने वाली चीज रहेगी। तो इसके बाद अपने को जो करना है वो पैदाशी बारे में सोचना है, उसके साथ ही साथ उसका प्रजनन भी सुधारना है। गाय गाभिन नहीं होती ये बात नहीं होनी चाहिए, और जब गाभिन होने वाली है तब हम उसके साथ कैसी पैदाश उसके साथ करने वाले ये भी अपने पास प्रोग्राम होना चाहिए। जब तक अपने पास अच्छे प्योर ब्रेड बुल्स नहीं है, जब भी सीमन नहीं है, तब भी कोई गैया बाहर से कहीं भी लाना बिल्कुल 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 अपेक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग गिर लाते हैं, बहुत सारे साहिवाल लाते हैं, थारपारकर लाते हैं, ये लाते हैं बहुत एश्योर्ड सोर्स ऑफ स्ट्रॉस, फ्रोजन सीमन स्ट्रॉस, और उसके साथ ही साथ बुल्स अगर है तो ये होना चाहिए। उसके साथ हम प्योर ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे। ये जो गैया अपने 40 प्रजाति की है उनके साथ हम प्योर ब्रीडिंग को जाएंगे। जितने भी गौशाला लोग हैं उनके दिल में ये बात होनी चाहिए कि एक गौशाला एक प्रजाति की होनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में 500 गौशाला है, हर एक गौशाला में हर एक तरह की गाय है, हर एक गौशाला में हर एक गौशाला की उत्तर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हम प्योर ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा रहे। जब भी हम ब्राजील की सोचते हैं कि उदाहरण देखते हैं कि 75 लीटर्स को गाय चली, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने किया है पैदाशी में, ये करने के वास्ते, ये काम करने के वास्ते अपने को ये गौशाला एक शेड, एक वन ब्रीड वन शेड, ये कंसेप्ट होनी चाहिए। अपने दिल में आना चाहिए कि कौन सी भी रखूं, मैं गिर रखूं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद फिर पल्लानोर भी लाऊंगा, फिर वंगल भी लाऊंगा, फिर थोड़ी देवनी भी रखूंगा, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज एक ने करना चाहिए, दूसरी चीज दूसरे ने करना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए। तो प्योर ब्रीडिंग का जो मतलब है उसका जो अच्छा हो जाएगा वो अपने को आगे चाहिए। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि अपने पूरे देश में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, उसके 10,000 बुल की अर्जेंट नीड है। कितनी? 10,000 बुल्स चाहिए फ्रोजन सीमन लेबोरेटरी को।
कुछ दिन के बाद ऐसा रहेगा कि गैया मांस पे आती ही रहेगी, भरने के लिए उसके पास अच्छा बुल नहीं है और डोसेस नहीं है, इसलिए फ्रोजन लेबोरेटरीज बंद है। उनको सप्लाई करना ये गो पैदाश करने वाले केंद्रों की जिम्मेदारी है। अगर 100 गीर अपन दही रखते हैं तो ये गौशाला फ्रोजन सीमेंट स्टेशन को बुल सप्लाई करने वाला सेंटर होना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, नहीं तो इसका कुछ मतलब नहीं। एक दिन ऐसा आ जाएगा गीर भारत की नहीं है, वो ब्राजील की है, ऐसा हो जाएगा। जब तक हम बुल नहीं सप्लाई करते तब तक ये गौशाला का मतलब ही अपन अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते। ये दूसरी चीज है। तीसरी बात यह है कि जब हम गैया अपने पास रखने वाले हैं और जो प्योर ब्रीडिंग से अपनी प्रजा आने वाली है, इस प्रजा का नोंदनी जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं वो गवर्नमेंट के साथ होना बहुत जरूरी है। हर स्टेट डिपार्टमेंट ने अपना अपना जेनेटिक इंप्रूवमेंट का प्लान चालू किया है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट का प्लान चालू, अगर स्टेट ने नहीं किया है तो कम से कम एनडीडीबी ने किया है और उसका नाम है इनाफ, INAF। इनाफ नाम की जो चीज है, जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट का प्लान है, उसमें हर ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है। आपके पास कोई भी ब्रीड होने दो, उसका इंप्रूवमेंट का प्लान उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको आने वाला है, इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन अपने डिपार्टमेंट में होना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने 5 साल पहले जेनेटिक इंप्रूवमेंट का स्कीम चालू कर दिया। 60,000 रजिस्ट्रेशन होने तक हमारी बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, लेकिन एनडीडीबी ने कर्नाटक में यह प्लान चालू कर दिया तो एक ही साल में 1.5 लाख लोगों ने अपने हिसाब से अपनी तरफ से आगे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो गो सेवा करनी है तो इस तरह से सेवा करनी है। जेनेटिक्स क्या नाम की चीज हम पूरे भूल गए हैं और इस भूल की वजह से 75% पॉपुलेशन नॉन डिस्क्रिट बन गया है, जो गैया में कुछ नहीं है। वो पांव छूने के लिए अच्छी गैया है, लेकिन उससे पैदाश के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब जो गैया है जिसको हम देशी कहते हैं, हमारी गांव की गैया कहते, अब जो 75% पॉपुलेशन अपने पास है उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो IT से आए वाले हैं और जिनको वो प्रेम है, जो जागरूक है और शिक्षित है, वो ये काम कर सकते हैं। ये जो नॉन डिस्क्रिट पॉपुलेशन है उसमें से करीबन 30 या 40% गैया कोई ना कोई नस्ल के समान है, नजदीक है। कोई गीर जैसी है, कोई देवनी जैसी है, कोई कोंगल जैसी है, कोई खिलार जैसी है, ऐसा है। लेकिन वो असल में गैया तो नॉन डिस्क्रिट है, बट उसके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं झुकते हैं। ये 37 प्रकार में झुकते हैं। जिस प्रकार झुकते हैं उस प्रकार में अगर ये गैया गई, ब्राउन कलर का फिनोटाइपिक कैरेक्टर है ब्राउन कलर का, और उसको हम गीर बनाना चाहे तो अगले 5, 6, 7 बार गीर 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 लगाते उसकी पीढ़ी गीर हो जाएगी। तो ये जो पॉपुलेशन है अपना 30-40% पॉपुलेशन जो वेस्ट में जा रहा है नॉन डिस्क्रिप्ट का, वो कहीं ना कहीं तो भी अपने को अच्छी चीज के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्योर ब्रीड में ला सकते हैं। 5, 6, 7 रहेंगे, 7 बार उसकी प्रजनन होनी चाहिए, 7 पीढ़ियां लगेंगी, लेकिन वो प्योर ब्रीड बन जाएगी। 40% के लिए अब 10% को बढ़िए तो ये 50% का प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये 4-5 साल के लिए गौशाला की जिम्मेदारी ये है कि पैदाश कहां से कहां लेके जाए ये बताना, और सोसाइटी को बताना ये अपनी जिम्मेदारी है गौशाला में। अब इसके बाद जो भी क्रॉसब्रेड गैया है वो देखने के बाद हर भारतीय आदमी जिसके माथे पे तिलक है उसका तो बिल्कुल गुस्सा ही इतना बढ़ जाता है कि साला ये आई कहां से और ये क्यों आ गई, जो उसने लाई उसको चलो फांसी देना अगर हो सकता है तो उसको भी दे देंगे। 1965 में हमने क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम लाया और उस वक्त से हम क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो आज ऐसा लगता है कि जिसने क्रॉस ब्रीडिंग के लिए वो जो बुल्स इधर लाए उनको सबको फांसी को दे दे, और वेटरनरियन देखा तो हम बोलते हैं चलो इसको फांसी को दे देंगे। ऐसा है नहीं है, क्योंकि ये जो सोसाइटी में जहां हम रहते हैं वहां जब हमें देश की स्वतंत्रता हो गई तब हमारा पॉपुलेशन जो था वो 65 करोड़ वाला था। आज 70 साल में हम 130 करोड़ बन गए हैं।
हर एक भारतीय आदमी और यहाँ का जिम्मेदार नागरिक, इसको दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी अपनी है। उसको दूध देना है, उसको दूध देना है। कोई भी बच्चा दूध पिए बगैर सोना नहीं चाहिए हर दिन। ये दूध देने की जिम्मेदारी अपनी देशी गैया अगले 25 साल तक नहीं पूरा कर सकती। इसलिए सोच समझ के कुछ जानवर जो भी नॉन रिस्क ज्यादा है उसमें क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम दिमाग से चलाना चाहिए, दिमाग से चलाना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कि हमने क्रॉस ब्रीडिंग में 65 में चालू कर दिए तो 95 तक हमने क्रॉस ब्रीड का मिल्क 40 लीटर तक बढ़ा दिया। 40 लीटर तक की संगत गई अच्छी तरह से दी। 95 से लेकर पिछले 20 साल में हम ये कर रहे हैं कि उसी हिसाब से जा रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग में। तो अब अपना दूध 45 से 35 हो गया, 35 से 25 हो गया, 15 तक आने वाला है। 20 की क्रॉस ब्रीड मिलती नहीं है जल्दी से, ये क्रॉस ब्रीडिंग की गलतियां हैं। इसमें हमको ये देखना चाहिए कि कोई क्रॉस ब्रीड कभी भी प्योर ब्रीड नहीं होगा। 50% जो है उसको 75% लेके जाने का, 75 बनने के बाद उनको 50 तक फिर वापस लाने का, फिर बाद में 75% तक उसको एक्सोटिक ब्रीड लेवल को लेके जाने का, बाद में फिर 50 तक लाने का। हर बार दूध बढ़ेगा, 15 का 20, 20 का 25, 25 का 45, 45 का 55, 55 का 65। इजराइल ने जो किया है इस हिसाब से क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी भी विद ट्रू सेंस चलानी है। जो 50% जानवर में, बाकी के जानवर सुधार का प्रयास अपनी गौशाला में होना चाहिए। और ये करने के वास्ते गौशाला की अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उसको 3 चीज में बांटना चाहिए। भारत की कोई भी गौशाला हो उसमें 3 स्ट्रक्चर होने चाहिए, 3 सेक्शन होने चाहिए। एक सेक्शन रहेगा गौ सेवा का, उस गौ सेवा सेक्शन में जितनी भी गैया है उनको हम हर दिन सुबह शाम रात जब भी याद आए तो बस नमस्कार करते रहेंगे। उसकी जख्म कुछ है तो उसको मलहम पट्टी करते रहेंगे, दवा देते रहेंगे। ये वृद्धाश्रम होगा, ये गौ वृद्धाश्रम रहेगा, उससे हम कुछ नहीं मांगेंगे। इस गैया का गोमूत्र शेण हमें काम नहीं आने वाला है क्योंकि ये बीमार गैया है, इनको हमको संभालना है। ये अपनी संस्कृति है और इसको अपने को आगे लेके जाने का है। हर एक गौशाला का एक पहला सेक्शन अपने लिए हॉस्पिटल या वृद्धाश्रम बोल के रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं मांगने वाले। दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो प्योर ब्रीड गैया का रहेगा, प्योर ब्रीड्स जिसमें गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, देने अपने अपने तुम्हारे रीजन में अपनी अपनी गैया रखो। वहां का दूध जो भी A2 मिल्क है, जो A2 मिल्क अभी सभी भारतीयों की जरूरत है। और बच्चों के जिसको हम IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, उसकी बढ़ाई के लिए देने का है, ये दूध पिलाने का है। उसके लिए पूना में 150 रुपए से मिलता है, बंबई में 150 के आगे बेच रहा है। इस हिसाब से प्योर ब्रीड का दूध बेचना है, पैसे जमा करने हैं क्योंकि वृद्धाश्रम चलाना है। पहला सेक्शन चलाने के वास्ते ये दूसरा जो सेक्शन है उसमें प्योर ब्रीड का दूध मिलाना का है। यही गैया अपने को ये गोमूत्र और गोमय के बारे में अच्छी तरह से प्रोडक्ट भी दे सकती है। जिसके प्रोडक्ट बनाने के हैं वो हेल्दी गैया होनी चाहिए। गैया ही हेल्दी नहीं है, जैसे टीबी का बोल दिया, एक टीबी का बोल दिया नहीं, गैयों में 100 प्रकार की बीमारियां हैं। कोई भी बीमार गाय अच्छी तरह से गोमूत्र और गोबर नहीं दे सकती। इसलिए दूसरा अपना हेल्दी जानवर का, प्योर ब्रीड जानवर का गैयों का अच्छा सेक्शन अगर बन गया तो उसके प्रोडक्ट भी पॉपुलर हो जाएंगे। तीसरा सेक्शन होना जरूरी है। तीसरा सेक्शन में ये नॉन डिस्क्रिप्ट जो गैया है जिसमें पैदाशी का कोई मालूमात नहीं, वो गैया अपने रख के उसको प्रेग्नेंट करके जो भी अपने खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर ब्रीडर्स है, देहात के लिए वो बेचनी चाहिए। वो क्रॉस ब्रीड जानवर अपने गौशाला में मत रखो, लेकिन संकर गैयों के बारे में गुस्सा भी मत करो। प्रेग्नेंट करो अपनी गैया जो भी नॉन डिस्क्रिप्ट है उसको। जैसे वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, कहां मिलती है प्रेग्नेंट एनिमल, कीमत मालूम है। एक गिर गैया प्रेग्नेंट एनिमल 8 महीने की या 9 महीने की अगर रही तो गुजरात में उसकी कॉस्ट 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक है। जब दूध भी 15 लीटर से 20 लीटर का हम सोचते तब
2-4 लीटर वाले तो कैसे भी मिल जाएगी 70-80 हजार में, लेकिन अगर जो 20-15-20 लीटर की सोच रहे तो 1.25 लाख से 1.5 लाख कीमत हो गई। इस हिसाब से अपने पास जो भी नॉन डिस्क्रिप्ट जानवर है उसका भी कुछ खिलाने पिलाने से और एक कुटुंब में एक गैया संभालने से अगर किसी का भला हो सकता है तो 40-50 हजार तक की ये प्रेग्नेंट गैया आप बेच सकते हैं। आजकल प्रेग्नेंट जानवर मिलते ही नहीं। पूरे पॉपुलेशन में हर साल यो वेटरनरी की पूरी टीम, गौशाला की पूरी टीम 100 में से 20 गैया प्रेग्नेंट कर सकती है। आज का स्टेटिस्टिक ये है। हम साल में क्या कर रहे हैं, हर महीने तनख्वाह उठा रहे हैं गवर्नमेंट, पूरी वेटरनरी टीम। गैया प्रेग्नेंट करने के हमारा रेट सिर्फ 20% है। ये 20% लेके अपने को आगे जाके कम से कम 90% तक बढ़ाने का है। ये भी गौ सेवा है, ये भी गौ सेवा है। और इस हिसाब से अगर खाना पीना अच्छा है, और जो भी मैंने बात कही जो बैठने की, ये बैठने के बाद में बात के लिए और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखो और लिख के रखो साहब। नंबर 1, ड्राई काउ शेड इज नेसेसरी अंडर मैनेजमेंट, आइडियल मैनेजमेंट। जो मराठी वर्ड है वो जरा ज्यादा अच्छे, वो महाराज लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कोरडा गोठा मोजा नोटा। जिसका शेड ये ड्राई है उसको कभी भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सनलाइट जो है, अगर वो सनलाइट आता है गौशाला में और जहां गाय बैठती है तो वहां कोई स्टरलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं, दवा यूज करने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा अच्छा धन्वंतरी कौन है? और ये सूर्य प्रकाश से अपनी गैया सब दूर है, शेड के नीचे है, पतरे में है, वो कुछ सीमेंट के पतरे रखे वाले, ये जो करके रखे वाला ये गलत। काश अगर पंजाब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का वेबसाइट देखोगे, PDFA पंजाब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, तो ये सभी 7.5 फुट तक जाने वाले लोग, इन्होंने अपने गैयों का छत जो है रूप वो 33 फुट ऊंची पर रखे वाला है, 33 फीट हाई, 33 फीट हाई। अगर वो रखते हैं 33 फीट हाई तो हम कोई 8 फीट पे क्यों रख रहे? यहाँ तो हमारा खिलाड़ बैल ऐसा नीचे मुंडी करके जा रहा है। ये जो चीज है ये बताती है कि अपना जो शेड है वहां कोई बू नहीं आनी चाहिए, बू कोई नहीं आनी चाहिए, वो गोबर की भी नहीं आनी चाहिए। जहां बू नहीं आती उतना आइडियल कोई काउ शेड नहीं है, कोई काउ शेड नहीं है, कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं। जहां बू नहीं वहां पानी नहीं, जहां पानी नहीं वहां ये जो मक्खियां वगैरह इधर उधर घूमती है वो भी नहीं रहती। वो जो करंट रहते हवा के, एयर वेलोसिटी से, वो पूरे चले जाएंगे, कोई पैरासाइटिक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम से गैया रहेगी। अंदर जाने के बाद बू नहीं आनी चाहिए। जहां भी नेशनल लेवल पे काउ शेड्स है वहां कोई भी बू नहीं आती, तो अपना शेड ऐसा फ्री ऑफ स्मेल होना चाहिए। अभी जो गैया अपने पास रखी है उसमें साइंस इतना बढ़ गया है कि जिसका खाना पीना अच्छा है और जिसके हेल्थ प्रॉब्लम में कोई रुकावट नहीं है, ये गैया 500 से लेकर 600 रुपए तक की दवा का इस्तेमाल कर दिए तो वो मार्च पे आती है। और वो आती नहीं है उसके बाद तो आना ही चाहिए। गैया मार्च पे नहीं आती है, हो ही नहीं सकता। गैया मार्च पे आने का टेक्निक जो दुनिया में चल रहा था वो अपने पास है, लेकिन है सिर्फ यूनिवर्सिटी में। हमारे पूरे केसेस ऐसे बड़े केसेस बनते हैं, लेकिन जब फील्ड पे हम जाते हैं तो कुछ नहीं, एक बार इस्तेमाल नहीं करता। आप लिख लो ओवी सिंक और सिलेक्ट सिंक का टेक्नोलॉजी है, OV SYNCH, OV SYNCH। ये योगी साहब की आपको नींद खराब करने की है, ये क्या है ये पूछना है। OV SYNCH, OV सिंक, और दूसरा जो है तो सिलेक्ट सिंक, सिलेक्ट और सिंक, सिलेक्ट वही SELECT, सिलेक्ट और सिंक SYNCH। ये इसमें कोई भी अच्छी गैया मार्च में आनी चाहिए बिल्कुल। और ये मार्च जो है ये फर्टाइल है, ये इनफर्टाइल, ये इससे सिर्फ मार्च पे आएगी और गाती में आएगी ऐसा नहीं रहेगा। सौ गैया में अगर ये अपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए तो 95 एनिमल दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम प्रेग्नेंट, सबको मालूम है।
वेटरनरी को मालूम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गैया जब लेके हॉस्पिटल में जाते हैं तो डंडा भी लेके जाना चाहिए। उसमें गलती कर दी है कि बस ये गैया का डंडा मारना चाहिए। ये जरूरी चीज है, ये इसलिए जरूरी चीज है। टेक्नोलॉजी जो है ना, जैसे कि सुबह काले साहब बोल रहे थे कि टेस्टिंग हो रही नहीं है, तो उसी तरफ से परख जांच और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर दिया। तो अपन जो अननेसेसरी वी आर वेस्टिंग ऑन फीड एंड फॉडर एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स, कितना हम ये स्वेटिंग करते हैं हर दिन। ये गैया संभालना मामूली चीज नहीं है, बहुत इसमें अपना पसीना पसीना जाता है। पूरे इंडिया में ये दो भक्तों का जितना पसीना गया उतना गाय से दूध नहीं मिला। ये अपनी शोकांतिका है, ये अपनी शोकांतिका है। अगर ये हम किस लिए हो रहा है देखेंगे तो इसमें अपना गाभिन होने का प्रमाण बहुत कम है। इसके बाद बहुत सारे फार्म पे बहुत सारे जानवर मांझ पे आते हैं, और जो मांझ पे आते हैं वो गाभिन नहीं रहते। आज आ गया, 21 दिन के बाद फिर आ गया, फिर 21 दिन को मांझ पे आ गया, फिर 21 दिन को मांझ। ये जो साइकिल चल रही है, ये पूरे इंडिया में जो भी इम्पोर्टेड एनिमल गाभिन नहीं होने वाले, उसमें 40 to 50% एनिमल्स आर लाइक दिस, जिसको हम रिपीट बेटर कहते हैं। पूरा दोबारा 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 और मांझ पे आते हैं। इसलिए आते हैं कि उनकी जो बच्चेदानी है, गर्भाशय है, जो भी यूट्रस है, उसमें इतना इंफेक्शन फैलने वाला है कि वो अब बाहर नहीं आने देगा। जो भी एक्सट्रीमिस्ट ताज में घुस गया वो बाहर जल्दी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि एसी रूम से खाने पीने का इंतजाम है, तो ताज में व्यवस्था है तो बाहर कौन आएगा। ऐसी चीज है बच्चेदानी की है। वहां ब्लड है, वहां एनवायरमेंट है, वहां पीएच है, वहां सिक्रीशंस है, वहां बिल्कुल जैसा इंक्यूबेटर जिसको बोलते हैं ना, नए बच्चे इंक्यूबेटर में रखते हैं 8-10 दिन के, वही सभी चीजें यूट्रस में है। तो कौन सा इंफेक्शन बाहर आने वाला है? कितना भी वेटरनरियन बड़ा रहो, कितने भी इंजेक्शन एक साथ करके अंदर डालो, इंफेक्शन नहीं बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये कम करने के वास्ते सबसे 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 अच्छी चीज ये है कि ये सनलाइट, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अगर सनलाइट जिसके शेड में आता है वहां कोई इंफेक्शन नहीं रहता, इंक्लूडिंग ब्रुसेलोसिस। कंट्रोल ऑफ ब्रुसेलोसिस स्टार्ट्स विद द सनशाइन, सनलाइट। ये सनलाइट से गई हमने दूर कर दी तो यहां से सभी प्रॉब्लम चालू हो गए फर्टिलिटी के। जब फर्टिलिटी अच्छी है तब हम बोल सकते हैं कि अपनी गौशाला अच्छी तरह से काम मिल रही है। ये फर्टिलिटी अच्छी रखने के वास्ते उनका मांझ पे आना, गाभिन होना और उस पर मॉनिटरिंग करना जरूरी है। आपके नजदीक वाले सभी वेटरनरी हॉस्पिटल्स, वेटरनरी कॉलेजेस और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये भक्तों को ये बड़ा आह्वान है कि जब तक गवर्नमेंट एजेंसी में काम करने वाले लोग उनकी नींद जब तक खराब नहीं होती तब तक अपने को नींद नहीं लग सकती। वो नींद ले रहे इसलिए हम जागे। हमको अगर नींद लेना है तो उनकी नींद खराब करना जरूरी। और ये अच्छी चीज के लिए टेक्निकल लेवल की, कितने मोबाइल नंबर्स अपने पास है वेटरनरियन के, कितने टोल फ्री नंबर्स अपने स्टेट गवर्नमेंट के अपने पास है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का टोल फ्री नंबर है, क्या हम उनके पास इस्तेमाल करते हैं, उनको लाते हैं। गौशाला बनाने की है तो वेटरनरियन अपना दोस्त होना चाहिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के लिए, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के लिए नहीं। गैया बीमार हो गई और उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का नहीं, वो कभी भी आ जाओ फुर्सत से 2 घंटे ऐसे आ जाओ कि हमारे गैया को कुछ नहीं होना चाहिए, ये तुमको बताने आना चाहिए। प्रिवेंटिव चीजें जब तक बताने नहीं आता वेटरनरियन को तो उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। और आपने अगर देखा होगा तो कौन से भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे प्रिवेंटिव मेजर कहीं भी लिखे नहीं है। एक भी वेबसाइट, एक भी स्टेट डिपार्टमेंट की ऐसी नहीं है कि जैसे बुखार, अगर गायों में बुखार नहीं आना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कि प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। गैया जब जलती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर, ये कुछ 4-5 चीजें लोगों के लिए कहीं रख के लिख रखी है, कहीं नहीं लिख रखे वाली है। तो मांग अपने से होनी चाहिए, ये मांग अपने से होनी चाहिए। और ये दो भक्ति है, इसमें 2 भक्ति अपनी ज्यादा है। नंबर ऑफ एनिमल्स मस्ट बिकम प्रेग्नेंट, गर्भधारण प्रमाण बढ़ना चाहिए।
ये बढ़ते वक्त पैदाश में लिए अपने को कोई दोष नहीं होना चाहिए, सदोषता नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट को दूध देने लायक अपनी गौशाला होनी चाहिए, और इसके बावजूद जो भी पैदाश अपने पास रहेगी उससे अच्छे नस्ल, अच्छी गाभिन का ये जो नई कालवड़ जिसको हम बोलते हैं मराठी में, या एपस बोलते हैं, वो लोगों को देने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव लेके अगर अपन ने गौशाला चलाई और इस हिसाब से मैनेजमेंट चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।